व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और DU CSAS पोर्टल क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी से समझना। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उस यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। बच्चों को लगता है कि उन्होंने CUET का फॉर्म फिल कर दिया है तो CUET से उनकी एडमिशन हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या आप BHU में लेना चाहते हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए आपको अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि आप उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें रजिस्टर कब करवाना पड़ेगा। तो बच्चों, जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, फाइनल रिजल्ट जब आने वाला होता है, उससे थोड़ा सा पहले या उसके आसपास ही जो है हर यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स को ओपन करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DU के CSAS पोर्टल की। अब बच्चों, CSAS पोर्टल होता क्या है? CSAS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सीट एलोकेशन सिस्टम। अब ये जो पोर्टल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों के लिए बनाया है जो CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं अपने वेरियस प्रोग्राम्स के लिए। और अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप लोगों को सबसे पहले तो CUET देना इज इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, आपको यहाँ पर रजिस्टर करवाना भी इम्पॉर्टेंट। कई बार बच्चे नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, मिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि CSAS पोर्टल पर ही आपको रजिस्टर करवाना है। अब बात आती है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो बच्चों देखो, जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है उसके हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। फेज नंबर 1 जो है बच्चों, वो हमारा होता है अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन को जो है स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट की प्रोफाइल बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फेज नंबर 2, जो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्रेफरेंस फिलिंग की बात करेंगे, ठीक है, अपग्रेड फ्रीज की बात करेंगे, कैंसिलेशन विड्रॉल की बात करेंगे और फॉर्म रिजेक्ट होने की भी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज आता है फेज नंबर 3, विच इज एलोकेशन कम एडमिशन। अब ये जो थर्ड फेज है हमारा, यहाँ पर जो है वो आपकी एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल राउंड होते हैं, जैसे मॉपअप राउंड हमारे पास होता है, स्पॉट राउंड होता है, तो हम इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड कि फेज नंबर 1 में क्या होने वाला है। तो फेज नंबर 1 जैसे आपको दिख रहा है कि ये है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब यहाँ पर बच्चों हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग होगी। क्या होगी? प्रोफाइल बिल्डिंग होगी। यहाँ पर आपका जो नाम है, आपकी फोटोग्राफ, ठीक है, आपका सिग्नेचर वगैरह, ये सारा का सारा जो डेटा आपने NTA को दिया था वही का वही डेटा सेम यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास भाई डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने हैं। नाम, हमारी कैटेगरी में आपकी अगर कोई सब कैटेगरी है, आप ECA के थ्रू करना चाहते हो जिसमें हम बात करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू करना चाहते हो या फिर आपकी कोई और कोटा है तो उसकी भी बात होगी यहाँ पर। फिर ये सारी जो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी इसमें आएंगी। अब बात कर लेते हैं भाई इसी फेज में, जो फेज नंबर 1 है उसमें और क्या क्या चीज़ें हमें फिल करनी है। तो आप अगर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, स्पोर्ट्स के थ्रू लेना चाहते हो, तो उसके लिए लास्ट ईयर DU ने बोला था मैक्सिमम 3 होने चाहिए सर्टिफिकेट्स, ECA के लिए भी। फिर आपको वैलिड सर्टिफिकेट्स देने ज़रूरी हैं। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स के थ्रू हो तो नेशनल लेवल पे खेला आपने, स्टेट लेवल पे खेला आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद जो है बच्चों, अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबमिट करने से पहले आपको सारी चीज़ें, जब आप सबसे पहला फेज भरोगे
तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद हमें क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद ही आपको फाइनल पेमेंट करनी है, और जब आप फाइनल पेमेंट करोगे उसके बाद ही माना जाएगा कि यू हैव रजिस्टर्ड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारा बच्चों फेज 1 हो जाएगा खत्म। फेज 1 खत्म होने के कुछ दिन बाद जो है वो प्रेफरेंस फिलिंग की बात आ जाएगी। अब प्रेफरेंस फिलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। कई बार बच्चों का स्कोर कम होता है, फिर भी बच्चों को एडमिशन मिल जाती है अच्छे कॉलेज में, और कई बार क्या होता है बच्चों के काफ़ी अच्छे नंबर आए होते हैं पर उन्होंने प्रेफरेंस फिलिंग में गड़बड़ कर दी होती है, उस वजह से उनके एडमिशन जो है वो अच्छे कॉलेज में होने से मिस हो जाती है। अब यहाँ पर समझो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। अब मैम ये सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है? सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब होता है बच्चे, जब हम अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट्स को हमारे CUET डोमेन्स के साथ मैच करेंगे, मैप करेंगे, उसको हम सब्जेक्ट मैपिंग कहते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, इंग्लिश 12th में भी थी, इंग्लिश CUET में भी ली, मैच कर दिया। बिजनेस स्टडीज़ मैच हो गया, इकोनॉमिक्स मैच हो गया। तो ऐसे करके आपको करना है। एंड ऑब्वियसली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपके कोई 12th का सब्जेक्ट तो है नहीं, तो उसकी मैपिंग जो है वो नहीं होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट था, जैसे जो महाराष्ट्रन बोर्ड से बच्चे होते हैं उनके पास कॉमर्स होता है, तो कॉमर्स का और बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस होता है वो मेजॉरिटी 50% के आसपास सेम होता है, तो हम उसको एक ही में कंसिडर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके डोमेन्स अगर आपने 12th के अकॉर्डिंग नहीं चुने थे तो आप बाहर हो जाओगे इसी में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जनरल टेस्ट की हम कोई मैपिंग नहीं करेंगे, ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है। अब प्रेफरेंस शीट में क्या करना है आपको, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेफरेंस शीट का मतलब क्या, कि भाई आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किस कॉलेज में किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। अब इस प्रेफरेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीपल कोर्सेज या मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिमेंबर वन थिंग कि आपको बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर लिया है तो जितने भी आपके कोर्सेज हैं आप उसको अपनी प्रेफरेंस शीट में डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरी बात, प्रेफरेंस शीट में जब भी आप बात करोगे तो आप ये सुनोगे आपको स्कोर के अकॉर्डिंग बनानी है, आपको इसके अकॉर्डिंग बनानी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लास्ट ईयर जो हनीत गांधी मैम है, ठीक है, DU की डीन्स एडमिशन, उन्होंने वेबिनार में साफ बोला था कि आपकी कैटेगरी, आपकी सब कैटेगरी, आपके कॉम्बिनेशंस, आपके कोर्सेज, आपकी रैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो आप किसी को भी डेफिनेट ये नहीं बता सकते कि आपको किस स्कोर पे क्या मिलेगा या आपकी कैटेगरी है तो आपको इतने में मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और जो भी प्रोसेस है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, एल्गोरिथम चलेगा, और उस एल्गोरिथम और जो डेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास होगा उसके बेसिस पे चीज़ें आएंगी। ये बिल्कुल भी नहीं है लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि इतना स्कोर है तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये भी बता देती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी 79 UG प्रोग्राम्स ऑफर करता है, 183 BA कॉम्बिनेशन है 69 कॉलेजेस में। और ऐसा भी है कि कुछ कॉलेजेस में सिर्फ आपको कॉमर्स के मिलेंगे, कुछ कॉलेजेस में आपको साइंस ही सिर्फ मिलेगी, कुछ कॉलेजेस में आपको तीनों मिल सकते हैं। जैसे रामजस कॉलेज है उसमें आपको ह्यूमैनिटीज़ भी मिलेगा, कॉमर्स भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद भाई आप जब प्रेफरेंसेस बना लोगे, प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएंगी। प्रेफरेंसेस लॉक होने के बाद आपको दिखाई जाती है सिम्युलेटेड रैंक, मतलब कि आपकी क्या पोजीशन है विज़ावी आपके कॉम्पिटिटर्स की, ठीक है। बट उससे भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि उसमें हमें कैटेगरी, सब कैटेगरी और भी XYZ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसको देखने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मौका देता है कि अगर आपको कुछ भी रीशफलिंग करनी है, ऊपर नीचे करना है, ऐड डिलीट करना है, ये सब चीज़ें करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, सिम्युलेटेड रैंक वाला, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी ये फाइनल लॉक है, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे 2 से 3 राउंड्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और वो जो है चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं उसके लिए मैथ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो BA प्रोग्राम में अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो स्टेटिस्टिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ,
तो आपके पास मैथ्स कंपलसरी है 12th में। अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो, चाहे आप बीए प्रोग्राम में लैंग्वेज लेना चाहते हो, उसके लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि हम आपकी प्रोफिशिएंसी देखेंगे कि क्या आपने कभी वो पढ़ी थी, आपके पास 11th 12th में था नहीं था, ये सारी जांच होगी। और अगर कुछ भी गड़बड़ होगा आप फिर फंस जाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जी, मैंने आपको लैंग्वेजेस का भी ये बता दिया। अच्छा, सेव एडिट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंसेस को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेडलाइन के बाद आपको एडिट करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। सिम्युलेटेड रैंक की मैंने आपको चीज़ें बता दी। ये टेंटेटिव रैंक्स होती हैं जो सारे बच्चों की प्रेफरेंसेस जब भरने पे आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फेज नंबर 3, एलोकेशन कम एडमिशन। अब यहाँ पर जो है वो प्रेफरेंस शीट के बाद वाली चीज़ें चलेंगी। राउंड 1 हुआ, फिर आपको मिला। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ सुनना मेरी बहुत ज़रूरी कि अगर आपको फर्स्ट एलोकेशन राउंड में अगर आपको कोई भी सीट एलोकेट होती है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी एडमिशन चली जाएगी, आपको एलोकेशन नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आपको कोई सीट एलोकेट होती है आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और फर्दर जैसी चीज़ें होंगी वो आपको करनी है। अब एक्सेप्ट करिए आपने, फिर उसके बाद जो कॉलेज आपको एलोकेट हुआ है वहाँ से क्वेरी रेज होगी आपको कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स दिए, वो वेरीफाई होंगे। अच्छा, अब इन केस मान लेते हैं कि भाई आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं आ रहा या कॉलेज को लग रहा है कि भाई दूसरा चाहिए, तो वो क्वेरी रेज करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको कुछ समय दिया जाएगा, अगर आप उस समय में अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगी एडमिशन, ठीक है जी। फिर आता है जी CUET स्कोर, कैटेगरी सीट के हिसाब से आपको एलोकेशन मिलेगी। अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस विजावी दूसरे की प्रेफरेंसेस। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बच्चों वो आपको आपकी हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देने की ही कोशिश करता है, ऐसा लास्ट ईयर वेबिनार में हनीद गांधी मैम ने बोला था, ठीक है। तो आपको अपनी प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरनी है, ठीक है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो। If no valid category certificate, that is considered to be unreserved category only, ठीक है। तो अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो वो UR कैटेगरी में ही आपको जो है वो मानेंगे। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही है सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट आता रहता है और आने वाला है रिगार्डिंग DU CSAS एंड एडमिशन प्रोसेस। अब बच्चों इसके बाद जो हमें क्या करना होता है भाई, अगर आपको एलोकेशन सपोज मैं मान ली हूँ कि आपको रामजस में मिल गई तो आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद वो सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चलेगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपको सीट मिली और आपने उस सीट का कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाएगा। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कॉलेज, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना, सीट को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपकी वेरीफाई होगी एलिजिबिलिटी, CUET वगैरह 12th का सब्जेक्ट, ठीक है। कि अगर अप्रूव हो जाएगा तो आपको फ़ी जो है, कॉलेज की फ़ी जो है वो आपको पे करनी होगी। अगर रिजेक्ट कर देंगे तो वो आपको रीज़न बता देंगे कि रिजेक्ट आपको करने का क्या रीज़न है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था क्वेरी रेज होती है और आपको उसको फटाफट से जो है वो जवाब देना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपकी सीट चली जाएगी। अब फर्दर राउंड्स हमारे पास बच्चों कुछ इसके बाद जो हमारे पास 2 से 3 राउंड होते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ अलग राउंड होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास सीट्स होती हैं, विड्रॉवल एंड कैंसिलेशंस होती हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके पास बचा होगा कुछ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक अपग्रेड एंड फ्रीज की बात होती है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि प्रेफरेंस शीट अलग टॉपिक है और बहुत ही डिटेल टॉपिक है, ठीक है। तो हम उसमें अपग्रेड की भी बात करेंगे, फ्रीज की भी बात करेंगे। बस दोनों में अंतर यह है, फ्रीज का मतलब है कि मेरे को रामजस मिला, इंग्लिश ऑनर्स मिला और मैंने फ्रीज कर दी कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहती, मैं रामजस में इंग्लिश ऑनर्स करने जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे को सपोज मान लेते हैं मेरे को किरोड़ीमल कॉलेज मिला, अब मेरे को ये है कि भाई मेरे को हिंदू जाना है और मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर हिंदू है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपग्रेड के लिए दबाऊंगी कि मैं अभी ऊपर जाना चाहती हूँ। आई समझ?
चलो, आपकी प्रेफरेंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं बच्चों मिड एंट्री की। अब मिड एंट्री क्या है? मिड एंट्री में सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो पहले रजिस्टर करना भूल गए थे, मिस हो गया था, या फिर उन्होंने 12th का कोई एग्जाम दिया, उसको क्लियर किया, रिजल्ट आ गया, तो यू आर एलिजिबल फॉर मिड एंट्री। इसमें एक एडिशनल फी होती है जो आपको देनी होती है, और बेस्ड ऑन कि भाई क्या मेरे पास सीट अवेलेबिलिटी है कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, सारी चीज़ों के हिसाब से वो फिर आपको मिलती है। ठीक है, वही बात है कि भाई अगर आपने फेज़ 1 फेज़ 2 नहीं किया तो ये आपका, ये लास्ट ईयर उन्होंने 1000 रुपीज़ रखी थी, तो ये मैंने 2024 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से निकाला है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा ECA स्पोर्ट्स, वो सारा मैंने आपको बता दिया, उसके लिए भी अलग है। ठीक है, उसके लिए भी आपको अलग से प्रेफरेंस बनानी होती है जो ECA स्पोर्ट्स वाले होते हैं, और उसमें कंडीशंस जो हैं वो इससे थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्पॉट एडमिशन की। स्पॉट एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे आखिरी का राउंड होता है। मतलब कि अगर यूनिवर्सिटी के पास कॉलेजेस में सीट्स बच गई, बच्चा एलिजिबल है, सब कुछ मीट हो रहा है, तो फिर आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाती है। अब एक बात ध्यान रखना, मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज जो है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं, लास्ट ईयर हमने देखा था कि साइकोलॉजी, BCom और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज थे जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो इंटरेस्टेड थे। तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज हैं वहाँ पर बहुत ही रेयर चांस होता है कि जो है सीट्स बची हुई होंगी, बट कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पर सीट्स बच जाती हैं। ठीक है, जैसे BA प्रोग्राम का कोई कॉम्बिनेशन हो गया, हो सकता है कोई साइंस का कोई कॉम्बिनेशन हो गया, साइंस का कोई कोर्स हो गया, या ह्यूमैनिटीज़ का कोई ऐसा कोर्स हो गया, तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है। ठीक है, अभी आपका फाइनल चांस होता है अगर वेकेंट होती है सीट्स और आप एक ही प्रोग्राम को चूज कर सकते हो। नो अपग्रेड्स और विड्रॉल्स अलाउड। स्पॉट राउंड में कोई भी अपग्रेड आपको नहीं अलाउड होता। ठीक है, वन टाइम फाइनल ऑफर होता है, आप या तो एक्सेप्ट कर लो या तो आप CSAT से एग्जिट ले लो। ठीक है, फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टाई ब्रेकर रूल। अब टाई ब्रेकर रूल क्या है? टाई ब्रेकर रूल वो रूल है बेटा कि जैसे मान लेते हैं कि आपकी रैंक, आपका CUET स्कोर, सब कुछ मिलाकर लेट्स से एक रिया है, एक मीना है, अब दोनों का सारा चीजें सेम आ रही हैं, तो अब इसको क्योंकि हमें एक ही सीट अलॉट करनी है, उस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके 12th के मार्क्स देखेगा। ठीक है, और जिसके ज्यादा होंगे 12th के मार्क्स, उसको वो सीट एलोकेट हो जाती है। अब टाई ब्रेकिंग सिचुएशन ऐसी नहीं कि हर में लगती है, रेयर टाइम्स में लगती है, बहुत कम केसेस में लगती है। ठीक है, सो हायर परसेंटेज इन बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इन क्लास 12 ब्रेक्स द टाई इन द CUET स्कोर। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा प्रोसेस DU CSAT का, एंड आई होप आपको ये वीडियो जो है उससे काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी कि मेजर हमारे पास 3 फेजेस है। फर्स्ट फेजेस में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी एप्लीकेशन बनानी है। सेकेंड फेज में मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो गड़बड़ हो जाएगी तो अच्छे स्कोर लाने के बावजूद भी आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिस हो जाएगा। और थर्ड राउंड जो है वो हमारा सारा फेज कौन सा है, जिसमें हमारा पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगी, और कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स की भी हमने इसमें बात कही। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकाट, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट आता रहता है और आने वाला भी है, और ऐसी और भी डिटेल्ड वीडियोस अभी आपकी प्रेफरेंस शीट पे ECA स्पोर्ट्स कैटेगरी पे आने वाली है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो 1-to-1 डिटेल कंसल्टेशन मुझसे लेना, तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू करियर, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि देखो जब भी हम प्रेफरेंस शीट की बात करें तो उसमें स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगाओ। ठीक है, और उससे आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलती है। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, चाहे वो DU की प्रेफरेंस लिस्ट हो, चाहे आपके लिए यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट करना हो, कोर्सेज सिलेक्ट करना हो, या फिर आपको कंफ्यूजन है कि आप ये करो ना करो, बैकअप रखो ना रखो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अपने सेशंस में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस।